सिलेबस आप लोगों का कवर हो चुका है और आज से हम लोग स्टार्ट करें रिवीजन करना। और कोशिश यही रहेगी कि 1-2 घंटे के अंदर पूरी सिलेबस को रिवीजन करें और फिर अनसॉल्व पेपर को सॉल्व किया जाए ताकि वहाँ से कुछ क्वेश्चन हमें मिले, है ना। तो देखिए इस सिलेबस में वास्तविक संख्याओं में जो है वो कौन कौन सा फार्मूला लगेगा वो पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम पे आपको सवाल लगवाया गया था। यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम का प्रयोग हम लोग करते थे किन्हीं दो दिए गए संख्याओं के लिए महत्तम समापवर्तक निकालना, है ना। और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोगों ने सीखा था। अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से हम लोग लासा और मासा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, है ना। और इसमें देखिए आप जो है यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम में आपको बताया था कि ए और बी जो है वो कोई दो हमारी संख्याएं दिए रहेंगी, उसी संख्या के सहायता से हम अन्य दो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, क्यू और आर, जहाँ पर क्यू हमारा भागफल है और आर हमारा क्या है, शेषफल है। और शेषफल की वैल्यू जो होना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। लेकिन कभी भी आर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो बी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बी का मतलब ये हो गया, बी हमारा जो है वो भाजक है। भाजक का मतलब जिससे हम भाग देते हैं। अब कभी भी आप लोगों ने भाग दिया होगा, चाहे 4 से आप भाग दे दो 13 में, तो 4 तिहाई 12 है ना, 1 आता है। तो हमेशा ये जो रिमाइंडर आता है या शेषफल आता है वो सदैव हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा रहता है। तो आर की वैल्यू ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा रहेगा किससे, भाजक से। समझ गए ना। तो एक तो इस पर बताया था। अब अनसॉल्व जब कराएंगे तो इसका फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला, सभी का फार्मूला लगेगा, ठीक है। और अगर दो संख्याएं दिए हों, उन दोनों संख्याओं का अगर लासा और मासा पता हो और एक संख्या अगर हमें दिया हो तो हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से, है ना। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे आता है कि एक संख्या जो है 4 है, दूसरी संख्या 6 है, इनका लासा जो है 2 है, तो इनका मासा ज्ञात करो, ऐसे करके कुछ आता है ना। तो इसी सूत्र पे रख के हम वो निकालेंगे, समझ गए। और एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है, आपको एक सिद्ध करने के लिए भी आता है कि सिद्ध कीजिए √2 वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 सिद्ध कीजिए क्या है, √5, √2, √7, जितनी भी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल होता है वो सभी अपरिमेय संख्या होता है, निकालने के लिए आता है। आपसे कहेगा सिद्ध करो, √2 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सिद्ध करवाए थे आपको, ठीक है ना। तो एक प्रश्न वहाँ से बनेगा। देखिए प्रश्न कहाँ से बनना मैं ये बताना चाह रहा हूँ। एक तो बनेगा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से, इस पे पढ़ा चुके हैं आपको पूरा, है ना। अब इस पे सवाल फिर भी करवाएंगे अभी। और एलसीएम हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से, एलसीएम और एचसीएफ हो गया, है ना। और शांत दशमलव का प्रसार करने के लिए भी आता है, ठीक है ना। और एक आएगा √5, √6 जो है वो एक अभाज्य संख्या। इतना ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा। अब जब अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे तो उसमें सारा आपको हम बताएंगे कि कौन सा फार्मूला किस पे लगेगा, ठीक है। देखिए इकाई जो दो है, चैप्टर 2 है, वो बहुपद है, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इस बार 30% ऑफ है ना, तो वो नहीं है तुम्हारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तीसरा चैप्टर, दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें देखिए दो चरराशि रैखिक समीकरण, मतलब इसमें दो समीकरण दिया रहेगा जिसमें दो चरराशि रहेंगे, सब कुछ पता ही है ना। जैसे x एक चरराशि है, y एक चरराशि है, इसमें भी एक, तो दो समीकरण दिया रहेगा जिसमें दो चरराशि रहेंगे, है ना। तो इसमें कौन कौन सा फार्मूला लगेगा यही चीज़ मैं आपको केवल बताना चाह रहा हूँ। तो एक तो जब ये रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा तो एक कहेगा दिए गए रैखिक समीकरण के किस मान के लिए, है ना, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में के किस मान के लिए, बी के किस मान के लिए, सी के किस, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कहेगा किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल कहेगा तो हम ये कंडीशन लगाएंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/, अनेक हल पूछेगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इतना ही लगेगा इस चैप्टर में। और अब यहाँ से देखिए बनता क्या क्या है। एक तो इस पे बनेगा, एक तो विलोपन विधि से समीकरण हल करने के लिए आता है, प्रतिस्थापन विधि से आएगा, एक तुम्हारा वज्र गुणन खंड विधि से आएगा, है ना। तो वो सब सूत्र वो है ही नहीं यार, उसमें कोई सूत्र थोड़ा ना लगेगा उसमें कोई, वो तो डायरेक्ट हल करना रहता है। उसके बाद आएगा समय दूरी चाल पे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इबारती प्रश्न जो आते हैं,
तो उसमें बस केवल एक ही फार्मूला जानो कि चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय, बस इतना ही लगेगा। इतने क्वेश्चन में यही इतना सूत्र याद कर लो इस चैप्टर में तो काम चल जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई फार्मूले नहीं है, बस हल करना है और हल पूरा करा ही दिए हैं, उसमें कुछ बताना ही नहीं है। देखिए इकाई 4 जो है वो आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे वही मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। फिर इन सभी फार्मूलों पे सवाल भी लगवाऊंगा अनसॉल्व का केवल, क्योंकि सिलेबस कवर हो चुका है। तो इधर देखिए द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0, bx + c बराबर 0। ए और बी क्या है, कोई वास्तविक संख्या है और ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 आपने कर दिया तो ये कभी द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ये बन जाएगा रैखिक समीकरण तुम्हारा, समझ गए ना। इसीलिए और द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ कितनी होती है, तो 3 विधियाँ होती हैं। एक तो गुणनखंड विधि से हल करते हैं, एक तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं, और एक होता है सूत्र विधि से। अब सूत्र विधि से 2 सूत्र हमारा है, एक उमर खयाम विधि से और एक श्रीधरा 4 विधि से। तो श्रीधरा 4 विधि से ही आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो गुणनखंड बनाना होगा तो उसका कोई सूत्र है ही नहीं, वही है ना, उसको 2 खंडों में तोड़ना रहता है, समझ गए ना। और श्रीधरा 4 विधि से क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। इसके बाद आता है रूट चेक करने के लिए, जो मूल दिए रहेंगे उसको चेक करना रहेगा कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, है ना। आपने पढ़ा होगा संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है ना, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। संख्या को 2 भाग में बांटा गया था, आप याद करिए पुरानी बात। तो इधर देखिए जो द्विघात समीकरण होते हैं इनके मूलों के लक्षण आप कैसे चेक करोगे, इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले विविधकर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विविधकर। डी विविधकर का मान क्या होता है, b² - 4ac। ये विविधकर हमारा होता है b² - 4ac। आप विविधकर निकालो, अगर विविधकर का मान 0 से बड़ा आ जाए, किससे बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए और पूर्ण वर्ग हो, जैसे 0 से बड़ा और पूर्ण वर्ग संख्या में बता दिया 9, 0 से बड़ा भी है और पूर्ण वर्ग है, यानी 3 का वर्ग है, 16 तुम्हारा 4 का वर्ग है, 25 है ना, लेकिन 15 पूर्ण वर्ग है नहीं, 15 पूर्ण वर्ग नहीं। तो कोई ऐसी संख्या निकले जो पूर्ण वर्ग हो और 0 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। ये आपको बताया गया है, सब कुछ बता दिए हैं, बस खाली रिवीजन करवा रहे हैं। अब देखिए अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे भी 15 बनाता है ना, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, है ना, अपरिमेय होंगे और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसमें क्या अंतर केवल है, परिमेय, और इसमें अंतर रहेगा अपरिमेय, समझ गए ना। अच्छा अगर b² - 4ac का मान अगर आप निकालते हो और वो आ जाए किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ पर स्टार लगा दिया हूँ क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। दिया रहेगा कि यह द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो, है ना, a का मान ज्ञात करो। इसीलिए तो b² - 4ac अगर 0 के बराबर है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, समान कह दो या बराबर। अगर द्विघात समीकरण में आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो या विविधकर निकालो b² - 4ac, वो 0 के बराबर आ जाए तो मूल क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे और वास्तविक। और अगर आपने निकाला b² - 4ac वो 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा होने का मतलब -3 आ जाए, -2 आ जाए, है ना, तो इसका जब वर्ग लोगे तो ये काल्पनिक संख्या आ जाएगी। तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे। कहीं कहीं पे लिखा होगा मूल वास्तविक नहीं होंगे तो वो भी सही है, चाहे काल्पनिक हो या मूल वास्तविक नहीं है, दोनों बातें क्या है, सही है। बात समझ में आ गई। तो इतना ही फार्मूला जो है इस चैप्टर में लगने वाला है, ठीक है। देखिए इकाई 5 जो है वो कटा हुआ है, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आता है इकाई 6 जो है आपका ट्रायंगल से, त्रिभुज से संबंधित है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, लेकिन बहुत मेन फार्मूला जो है वही मैंने केवल लिखा है। एक तो ये फार्मूला बहुत मेन है, थेल्स परिमेय सिद्ध करने के लिए आता है, वो भी सिद्ध करवाया था, चाहे उसको थेल्स परिमेय कहो या उसको कहो आधारभूत अनुपातिक परिमेय कहो या समानुपातिक परिमेय कहो, सब बातें एक ही है। इसमें क्या था, कोई अगर 2 समरूप त्रिभुज दिए हों, जैसे एक त्रिभुज हमारा दिया हुआ है ABC और उसके एक समरूप त्रिभुज हमने बना दिया क्या, ADE, तो किन्हीं 2 समरूप त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप AD निकालो, यानी इस वाले त्रिभुज की ये भुजा तो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा तो बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा, छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा तो बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा, और ये भी बराबर होगा, BC/DE भी बराबर। तो AD
अनुपाते AD अनुपाते AB या AD अनुपाते BD, दोनों भी कह सकते हो। यानी ये देखो AD अनुपाते BD बराबर किसके हो जाएगा, AC अनुपाते EC, समझ गए ना। इसी तरीके से अगर AB अनुपात क्या कर सकते हो, AB अनुपात BD, ये वाला तो AC अनुपात EC हो जाएगा, समझ गए ना। ये होता है। और किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताए थे। अब समरूप त्रिभुज क्या होते हैं उसे तो पढ़ाया गया ना, उसको आप भूल जाइए, अब इस पे आइए। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, जिन त्रिभुज का एरिया निकालना होता है उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है किसके बराबर होता है। मान लो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इनके भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा इसका क्या है AB, इसकी भुजा क्या है PQ, तो AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर। इसकी भुजा नीचे वाली क्या है BC, तो BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर। इसी तरीके से ये भुजा क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। समझ में आ गया बात। अच्छा, इनके ऊंचाइयों के वर्गों के भी अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी हाइट कितनी है AD, इसकी हाइट क्या है तो AD स्क्वायर बटा PS स्क्वायर भी हो जाएगा। इसमें कभी कभी आपका पाइथागोरस प्रमेय पर भी सवाल आता है, जो तुम्हारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इतना फार्मूला इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। देखिए 7वां चैप्टर हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखिए क्या क्या आता है। एक तो आएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो दो बिंदु, मान लो पहला बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है। P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है और Q बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है। तो दोनों बिंदुओं के निर्देशांक कर दिए, इनके बीच की दूरी निकालोगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में हो जाएगा। फिर अगर कोई एक रेखा दिया हो PQ, उसको कोई रेखा क्या कर रही है, बांटना, उसको काटना हमें। तो मान लीजिए अंतःविभाजन एक होता है और एक होता है बाह्यता विभाजन। जैसे ये PQ रेखा जो है देखो बीच से कट रहा है ना, तो अंतःविभाजन, और PQ रेखा जो है बाहर से कहीं कट रहा है तो बाह्यता विभाजन। तो अंतःविभाजन करेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछ लेगा, बाह्यता विभाजन करेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछता है कि अंतःविभाजन और बाह्यता बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो अंतःविभाजन के लिए जब आप निर्देशांक निकालोगे तो ये वाला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y की ये हो जाएगी वैल्यू, और बाह्यता विभाजन के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरीके से y का हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है। तो उसमें किताब में अलग तरीके से दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम लोगों ने दूसरे तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या था, 1/2 मॉड x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इधर 1 1 1। अब इसका प्रसार कैसे करते थे, इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस, ये प्लस, ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस। तो ये वाला प्रसार आप करिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। प्रसार करने के लिए बताए थे, जैसे x1 लिया तो x1 प्लस हो जाएगा। अब x1 लेते तो ये वाली लाइन पूरी खत्म कर दो और ये वाली, तो y2 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो y2 करना y2, फिर घटाना रहता है ना, y3 करना y3। इसी तरीके से माइनस y1, ये वाला खत्म, ये वाला x2 माइनस x3 है ना। इसी तरीके से जब प्लस 1 लोगे आप तो एक का कोई मतलब है नहीं गुणा करने का, करना तो कर दो। तो 1 ले लिया तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, x2 माइनस y2 x3, यही तो बनेगा। अब जब कभी इसका एरिया निकल जाए, अगर आपको कह दिया दिए गए बिंदु जो है, या कुछ भी कहेगा आपसे, कहेगा एक समीकरण दे देगा है ना, या बिंदु दे देगा आपसे, कहेगा कि ये संरेख है, तो उसके लिए क्या करना है, इसको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको 0 के बराबर कर देना। बस इतना ही लगेगा इस चैप्टर में। समझ में आ गया। देखिए इकाई 8 जो दिया है वो आपका त्रिकोणमिति दिया हुआ है, ठीक है ना। और त्रिकोणमिति आप पढ़ चुके हैं, बस केवल इसके जो सूत्र मुख्य सूत्र हैं उसी का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, है ना। त्रिकोणमिति टोटल जो होता है वो डील करता है एक समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो। तो ये देखिए 90 अंश है, तो ये समकोण त्रिभुज बनना है। तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण हो जाती है। सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण हो जाती है। और कर्ण जहाँ से कोण बनाए, अगर कर्ण यहाँ से कोण बनाया रहा तो आधार ये हो जाएगा। कर्ण अगर यहाँ से कोण ऐसे बनाए तो आधार ये हो जाएगा, है ना। ये सब बता दिए थे। उसके बाद आता है इस पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अगर हम कर्ण का वर्ग कर दें, देखिए कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है।
निकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या है AC, आधार क्या है AB और लंब क्या है BC। तो AC का वर्ग बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसकी भुजाओं में जो होता है 6 अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है 6 होता है। तो इसकी भुजाओं में वो 6 अनुपात कौन कौन सा होता है? पहला साइन होता है, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोसेक, सेक और कॉट होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और कोसेक थीटा इसी का उल्टा हो जाता है। इसका उल्टा कर देना कर्ण बटा लंब, आधार बटा कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब। तो पूरा ये निकल जाएगा। जैसे साइन का उल्टा हमने किया क्या कर्ण बटा लंब, तो कोसेक निकलेगा। कॉस का उल्टा करूंगा कर्ण बटा आधार तो क्या निकलेगा सेक निकलेगा। टेन का उल्टा करूंगा तो क्या निकलेगा कॉट निकलेगा। टेन का उल्टा हो जाएगा क्या आधार बटा लंब, तो वो किसके बराबर हो जाएगा कॉट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र का मतलब ये होता है उल्टा। जैसे साइन और कोसेक में क्या संबंध होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है। अगर आपको डेरिवेशन जानना है कैसे इतना होता है तो इसका एक लेक्चर हमारा पड़ा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, 16 से पेपर है, तो इसीलिए हम जो है इसको बहुत फास्ट बता रहे हैं। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा 1/सेक। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा 1/कॉट, कोसेक का उल्टा 1/साइन, सेक का उल्टा 1/कॉस, कॉट का उल्टा क्या होता है 1/tan हो जाएगा, है ना। इसको याद करने का एक तरीका और भी होता है, वो होता है लाल बटा कक्का। बताए थे आपको लाल बटा कक्का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये इसका होता है। फिर त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सर्व संख्याएं होती हैं जो आपको प्रूव करवाया जा चुका है, बस इसमें केवल सूत्र हम पढ़ रहे हैं। फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन थीटा बराबर किसके होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसको उठा के इधर कर दिया है ना। और इसी तरीके से जब साइन को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब कॉस को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बना था हमारा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण हमारा क्या था साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा आएगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। समझ गए। अब फिर बात करता हूँ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन थीटा का अगर हम साइन 0 अंश का मान निकाले तो कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 40 अंश का 45 अंश का मान कितना होता है, 60 अंश का मान कितना होता है, 90 अंश का मान कितना होता है ना। तो ये देख लीजिए आप साइन, यहाँ देखिए थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा अगर साइन रहेगा तो 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान कितना होगा 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। उसी तरीके से अब करना कुछ नहीं, इसको पलट देना रहता है। क्या करना रहता है इसको पलट देना रहता है। तो 1 हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0 हो जाएगा। और टेन थीटा चूंकि किसके बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के, है ना। ये देखिए टेन थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। तो आप 0 में 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा 0 में आप 1 से भाग करोगे तो 0 आ जाएगा। 1/√2 में 1/2 में √3/2 से भाग करोगे 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसका इसमें भाग करोगे 1 हो जाएगा, इसमें इसका भाग करोगे तो √3 बचेगा, 2 कट जाएगा। फिर 1 में आप जो है 1 में आप 0 से भाग करोगे तो उसका मान कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये बन गया टेन का। इसी तरीके से कोसेक का होता है ना। कोसेक क्या होता है 1/साइन होता है, कोसेक क्या होता है 1/साइन होता है ना। अब 1/साइन कर दो तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/1/2 तो 2 पर चला जाएगा। इसी तरीके से इसका निकल जाएगा, सारी वैल्यूज यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये मेन फार्मूला है। और कुछ सूत्र यहाँ पे लिखा है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये सब आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय है ना। इकाई 9 जो है वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। इसमें आपको ऊंचाई और दूरी पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला है ही नहीं, केवल 2 ही चीज़ समझना है, एक उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए
ये हमारा एक टावर है या मीनार है, आप इसको टावर कहिए। अब ये टावर का टॉप हो गया, है ना, इसको कहते हैं टावर की ये चोटी हो गई, और ये टावर का पादबिंद हो गया, है ना। अब जब टावर को ऐसे यहाँ मान लीजिए क्षैतिज, ये पृथ्वी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, ये हमारा टावर हो गया। अब यहाँ पृथ्वी पर कोई आदमी खड़ा है तो वो इस टावर को अगर देखेगा, टावर की चोटी को, यहाँ इस पे मान लीजिए चिड़िया बैठी है, कुछ बैठी है, तो जब ये इसको यहाँ पर देखेगा तो अपने नेत्र को क्या करेगा, घुमाएगा। वो अपनी आँख को, ऐसे था पहले ऐसे, अब वो देखने के लिए ऐसे अपनी आँख को घुमाएगा। तो जितने एंगल पे अपने आँख को घुमाएगा उसी को कहेंगे उन्नयन कोण कहेंगे, समझ गए ना। अब ये दूसरा क्या है तुम्हारा, अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग छत पर बैठे हुए हैं, ये हमारा छत है, ये छत हो गया और ये हमारा भूमि हो गया। अब छत पर अगर हम बैठे हैं और मान लीजिए नीचे कोई चिड़िया बैठी है उसको हम देख रहे हैं, या नीचे कोई वस्तु पड़ी है उसको हम देख रहे हैं, तो हमारा आँख क्या होता है, इस तरीके से क्षैतिज की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा घूम जाता है। तो जितना एंगल ये घूमता है उसी एंगल को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। बस उन्नयन और अवनमन कोण ही इसमें समझना है, बाकी न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करवाऊंगा आपको। देखिए चैप्टर 11 में जो पढ़ना है वो है हमारा ज्यामितीय रचना। क्या है, ज्यामितीय रचना। और इस ज्यामितीय रचना से संबंधित हमको 3 टॉपिक पढ़ने होंगे। 3 टॉपिक को हमारे कौन कौन से, एक तो दिया रहेगा रेखाखंड का विभाजन करना, एक दिया रहेगा एक स्केल गुणक आपको दे देगा, उसी स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के सापेक्ष आपको एक समरूप त्रिभुज की रचना करना रहेगा। एक त्रिभुज देगा और एक स्केल गुणक देगा, और उस त्रिभुज के सापेक्ष उसी स्केल गुणक के अनुसार आपको एक त्रिभुज की रचना करनी रहेगी, जो कि उस त्रिभुज के क्या हो, समरूप त्रिभुज हो। और एक पढ़ना रहेगा वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ये 3 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर, 101% लिख के ले लो, लॉन्ग में यहाँ से आएगा। तो पहला दिया हुआ रेखाखंड का विभाजन। मान लो रेखाखंड का विभाजन करना है, हमारे पास एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई मान लो 7.6 सेंटीमीटर है, और इस रेखाखंड को हमें क्या करना है, 5:3 में बांट देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, पटरी लेंगे, उस पटरी से 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम खींच देंगे। ये देखिए मैंने खींच दिया है ओरली 7.6 सेंटीमीटर का। अब फिर चाहे ए से चाहे बी से आप एक न्यून कोण रेखा खींच दो, एक न्यून कोण रेखा खींच दो, उस न्यून कोण रेखा का नाम दे दो AX। समझ गए। इसको पूरे को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 5 यहाँ 8 यहाँ, तो हो गया 13, और ए से क्या करना है, 13 कट यहाँ पर लगा देना है। कितना कट लगाओगे, 13। फिर 13 को क्या करना रहता है, बी से मिलाना रहेगा। अब एक 5 हो तुम्हारा, एक भाग कितना हो, 8 हो, एक भाग 5 होना चाहिए, एक भाग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले 13 पे आप अपना जो है इसके वो रखोगे लंगड़ा प्रकार, यहाँ पे लगाओगे, और यहाँ पर लगाने के बाद उसी तरीके से यहाँ भी लगा दो। इस एंगल को नाप लेना आप ऐसे, और उसी एंगल को ऐसे नाप देना, पटरी से खींच देना। अब ये जैसे खींचोगे एक पॉइंट पर इस रेखा को काट देगा, उस पॉइंट का नाम दे दिया C, और यही हमारा AC हो गया 5, और BC हमारा हो गया 8। इस तरीके से रेखाखंड का विभाजन आएगा। अब उसके बाद आता है हमारा कि आपको एक त्रिभुज दिया रहेगा और एक स्केल गुणक दिया रहेगा। उसी स्केल गुणक के आधार पर आपको एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी होगी, जो त्रिभुज दिया रहेगा उसी के सापेक्ष। तो एक त्रिभुज हमारा मान लीजिए एक समरूप त्रिभुज हमें बनाना है, जिसका स्केल गुणक कितना है, 5/3, और एक त्रिभुज जो है उसकी भुजाएं कितनी है, 6 है, 5 है और 4 है। तो आप पहले इस त्रिभुज की रचना करोगे। इस त्रिभुज की रचना कैसे करोगे ये आपको बताया गया था। कैसे करोगे, पहले BC बराबर क्या करना, 6 सेंटीमीटर BC बराबर आप क्या करना, खींच लेना। खींचने के बाद आपको क्या करना है, AB 4 लेना है। तो पटरी में आप लंगड़ा प्रकार ऐसे रखोगे, हमारा पटरी हो गया, लंगड़ा प्रकार में ऐसे आप कितना रखना, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप क्या करना, 4 सेंटीमीटर पर ऐसे चाप लगा देना। फिर कितना चाहिए तुम्हें, AC 5 चाहिए ना, और फिर यहाँ पर 5 भर लेना, और यहाँ से C से 5 पर ऐसे चाप लगा देना, और दोनों को एक रेखा से क्या करना है, ऐसे दोनों को स्केल से मिला देना है। ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब चाहे B से या C से तुम्हें क्या करना है, एक न्यून कोण रेखा खींचना। तो हमने यहाँ से B से एक न्यून कोण रेखा खींच दिया। कितने स्केल गुणक में बनाना है, 5/3 हो, यानी उसका अनुपात जो होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में 5:3 भी लिख देगा, तो भयभीत मत होना, सवाल वही है। तो जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, तो हमारा जो समरूप त्रिभुज बनता है वो कहाँ बनता है, बाहर की तरफ। ऊपर वाला छोटा हो जाए, नीचे वाला बड़ा हो जाए, तो त्रिभुज कैसे बनेगा, अंदर। तो अब इस त्रिभुज ABC के हमें बाहर दूसरा त्रिभुज बनाना है, समरूप त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऊपर वाला क्या बड़ा है, अगर ये ऊपर वाला छोटा होता तो अंदर बन जाता। समझ की बात।
अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले न्यून कोण रेखा खींचा, फिर जो हमारा ये सी वाला पॉइंट है त्रिभुज का, उसको हमें क्या करना है, छोटे वाले से, नीचे वाले से क्या करना है, उसको मिला देना है पटरी से या स्केल से मिला दिया इसको। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद इसके कोण को आप ऐसे नाप लो, ऐसे एक चाप लगा दो। फिर उसी तरीके से B5 पर बनाना तो B5 पर एक चाप लगा दो ऐसे। फिर इसके एंगल को मेजर करो ऐसे, फिर इसके एंगल को मेजर करो ऐसे। फिर इस जहाँ पर काटे B से वहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दो। अब क्या करोगे, BC को आगे बढ़ा दोगे तो वो ये रेखा जो है यानी B5 जो है वो C' पर क्या करेगा, काट देगा। और ये तुम्हारा जो है B3C जो है वो B5 C' के क्या है, समांतर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम C पर चलना है और C से इस वाले कोण पर ऐसे एक चाप लगा देना है C पे। तो उसी तरीके से यहाँ C' से भी ऐसे एक चाप लगा दो। फिर ये वाला कोण ऐसे नाप लो और ये वाला कोण ऐसे नाप लो और आगे इसको बढ़ा दोगे। फिर A को आगे बढ़ाओगे तो A' पर कटेगा और यही जो तुम्हारा बनेगा A' B और C', यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आभिष्ट त्रिभुज हो जाएगा। इसमें रचना के पद भी तुम्हें लिखने होंगे। समझ में आ गई बात। तो अब इसके बाद हमारा आता है तीसरा टॉपिक, इसमें जो पढ़ना है वो वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। ये बहुत आसान था, इसको हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है, अगला देखिए इकाई 12 जो दिया है ये क्या है, क्या पढ़ना है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। समझ गए ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ये सब बताया था। जैसे ये वृत्त हो गया, ये उसका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी। ये दूरी क्या होती है, व्यास होती है। समझ गए ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब ये पूरी लंबाई, ये कितनी होती है, 2πr। वृत्त का व्यास क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है। समझ गए ना। अब इसमें दो टॉपिक पढ़ना है, वृत्त खंड और त्रिज्य खंड। अगर केंद्र से ऐसे काट के निकाल लिया जाए तो ये बनाएगा क्या, त्रिज्य खंड। और केंद्र से ना इसको ऊपर से काट के निकाल दिया जाए ऐसे, ये वाला पार्ट छायांकित जो है, तो इसको क्या कहेंगे, वृत्त खंड। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई यानी ये वाली लेंथ जो होती है, ये जब निकालोगे तो क्या फार्मूला लगाओगे, πr(θ)/180। और इसका एरिया जब निकालोगे, इसका एरिया निकालना होगा तो πr²/360 है ना। और जब आपको वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसमें से क्या करोगे, πr²θ/360 में से 1/2 r² sin थीटा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या करोगे, घटा दोगे। इसका डेरिवेशन भी हमने करवाया था, लेकिन अब उतना समय नहीं है चूंकि, तो इसलिए सूत्र आप केवल याद कर लो। समझ में आ गया। तो ये वाला फार्मूला भी, इतना ही फार्मूला आप याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके आगे आइए, इकाई नंबर 13 है ना। 13 में क्या पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। तो इससे संबंधित आपको मैंने सूत्र लिख दिया है कि इस अभ्यास में कौन कौन से फार्मूले प्रयोग होते हैं। पहली चीज़ तो पढ़ना है घन के बारे में, घनाभ के बारे में पढ़ना है, बेलन के बारे में पढ़ना है, शंकु के बारे में पढ़ना है और गोले के बारे में पढ़ना है। सभी का फिगर मैंने बना दिया है। ये जो आकार दिया हुआ ये घनाभ का आकार है ना, क्योंकि ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। ईंट देखते हो आप, ईंटा आप लोगों ने देखा हो ना, वो घनाभ है। लेकिन जब इतना छोटा सा ले लिया जाए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। समझ में आ गया था। तो जब घन का आयतन निकालते हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी हो जाएगा ए गुणे बराबर ए क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इसका आयतन, घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ, एक होता है केवल वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। जैसे इसको ढकना हमें, तो एक तरीका तो यह है कि इसको ऐसे ढक सकता हूँ, है ना। तब जब इतना ढकूंगा, इसको ढकूंगा ऐसे, तो इसको कहूँगा वक्र पृष्ठ, यानी इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, इसको ढका, इसको ढका, ये वाला खाली है और ये वाला खाली। तो इस इतने को ढकोगे तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा। और जब इसको ढकोगे, इसको ढकोगे तो क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो यहाँ पर जब वक्र पृष्ठ निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका छयो एरिया जुड़ जाएगा। और घन का छयो एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस कितनी बार जोड़ोगे, 6 बार, तो हो जाएगा क्या, 6²। और जब घन का वक्र पृष्ठ निकालोगे तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, बाकी ये वाला खाली रह जाएगा और ये वाला खाली रह जाएगा। ऐसे तोप देना, ऐसे ऐसे तोप दिया, ऐसे तो ऐसे तोपा तो ये वाला खाली दिखेगा, ये वाला खाली दिखेगा और तो सभी। तो जब इसका एरिया निकालोगे तो 4a² होगा। घन का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण भी बताया। विकर्ण का मतलब ये होता है, ये जैसे घन है, इसका ये तिरछा डायगोनल वाला ये है ना, तो विकर्ण निकालोगे तो √3 आएगा। इसी तरीके से घनाभ, देखिए घन का जो
आयतन निकालोगे उसका मात्रक क्या होगा, घन इकाई। क्षेत्रफल देखिए हमेशा आयतन जो होता है वो घन इकाई में ही नापा जाता है। क्षेत्रफल को नापते हैं वर्ग इकाई में, है ना। और दूरी जो दिया रहेगा वो उसको नापेंगे मीटर में या इकाई में, उसको इकाई कहेंगे। सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, मिलीमीटर में नाप सकते हैं, है ना, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। तो सभी में यही रहेगा। देखिए फार्मूला हो गया घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण। इसी तरीके से घनाभ का भी होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये छो, है ना। तो इतना आ जाएगा भाई। इसका एरिया निकालोगे तो एल बी, इसका एरिया निकालोगे एल बी, तो एल बी प्लस एल बी 2LB हो जाएगा। इसका एल एच, इसका एल एच, है ना। और इसका जब एरिया निकालोगे तो बी एच, बी एच। देखिए घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √L² + B² + H²। तो घनाभ हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे बेलन पे। बेलन आप लोगों ने देखा होगा, है ना। बेलन दो तरीके का होता है, एक ठोस बेलन होता है और एक खोखला बेलन होता है। ठोस बेलन ये जैसे बना हुआ है एकदम गोला सा, है ना। देखिए पूरा ये बेलन ही बनाता तो है। इसमें अगर मटेरियल भरा हो तो ठोस हो जाता है। और देखो शादी विवाह में जो आता है पानी वानी पिलाने के लिए ना, ऐसे खाली रहता है कि नहीं खाली रहता, वो खोखला बेलन हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो ठोस बेलन के बारे में पढ़ना है। तो ठोस बेलन का जब आयतन निकालते हैं तो क्या होता है, πr² H, और किस में आयतन लेते हैं, घन इकाई में। अब H क्या है, H जो है बेलन की ऊंचाई है। जैसे ये बेलन बना दिया तो H जो हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है, हाइट, बेलन की ऊंचाई। R क्या है, ये बेलन की त्रिज्या, है ना। समझ में आया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr ब्रैकेट के अंदर H+R। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr। जब ऐसे बात करेगा इस पे हमें कपड़ा लपेटना है, ऐसे कपड़ा लपेटना है तो वक्र पृष्ठ हो गया। और इधर जो बचा हुआ है इस पे भी लपेट दिया जाए, इस पे भी लपेट दिया, इस पे लपेटे पूरा, इस पे भी लपेटे और इस पे, तो उसको क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। और केवल इस पर ही लपेटेंगे, इस पर ऐसे ऐसे पट्टी बांध दें तो वो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, है ना। अब फिर बात करते हैं शंकु की। थोड़ा गले में गड़बड़ी है, बोलते बोलते गला बैठ गया है, तो शंकु की बात करते हैं। शंकु आप लोगों ने देखा होगा, मदारी की टोपी, है ना। मदारी की टोपी के आकार का होता है, ऐसे बना होता है शंकु हमारा। यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं शंकु की त्रिज्या, और ये टॉप और ये बॉटम, यहाँ तक की हाइट को कहते हैं शंकु की ऊंचाई। और ये जो तिरछी है, तिरछी, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3πr² H, घन इकाई में लेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, πr ब्रैकेट के अंदर L+R। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/L। शंकु की तिर्यक ऊंचाई √H² + R²। समझ में आ गया। इसके बाद नंबर आता है गोले का। आप लोगों ने वॉलीबॉल देखा होगा ना, ऐसे तो वॉलीबॉल होता है, वो गोला होता है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी रेडियस होती है। तो गोले में क्या होता है, हवा भरा जाता है, इसमें कोई चीज़ अमा सकता है ना, उसमें भरा जा सकता है, वो आयतन होता है। तो यहाँ पर गोले का आयतन निकालते हैं तो 4/3πr3। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी कहेगा तो कितना हो जाएगा, 4πr²। अब जैसे मान लीजिए वॉलीबॉल है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसको कपड़े में बंद करना है, ढकना है। जैसे गेंद होता नहीं, उस पर कवर लगा रहता है ऊपर से, ये गेंद है उसके ऊपर ऐसे ऐसे कवर चढ़ा होता है ना। तो वही उसका जितना कवर चढ़ा सकते हो उसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है ना। तो ये हमारा हो गया गोला। अब इसमें एक टॉपिक और बच, शंकु के छिन्नक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शंकु का छिन्नक क्या होता है, जैसे ये शंकु हमारा बना हुआ है ना, ये हमारा क्या बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। अगर इस शंकु को ऐसे काट दिया जाए, जैसे आप लोगों ने आइसक्रीम वाली कुल्फी खाई होगी ना, तो जब उसको नीचे से ऐसे काट दो बीचे से, तो ऐसे तो बन जाता है ना। आप लोगों ने गिलासा देखा होगा, गिलास, बाल्टी हो गया, वो सब किस में आते हैं, छिन्नक में। उसका एक देखो इधर वाला नीचे वाला बड़ा होता है, ऊपर वाला थोड़ा सा पतला होता है, ऐसे बना होता है ना, ऐसे तो बना होता है। तो जो इस तरीके की आकृतियाँ बनी होती है उसको छिन्नक कहते हैं। अब देखिए, एक तो तुम्हारा ये नीचे वाला सर्कुलर बना रहता है, नीचे वाला ऐसे बना होगा और ऊपर वाला भी ऐसे बना होगा। तो नीचे वाला बड़ा होता है और ऊपर वाला छोटा होता है। तो ये वाली रेडियस बड़ी हो गई
और ये वाली रेडियस हो गई छोटी। इसमें लिख दे रहा हूँ कंडीशन कि R1 जो बड़ा किससे, R2 से। समझ गए ना। तो ये नीचे वाली की रेडियस हो गई ये बॉटम की रेडियस है और ये टॉप की रेडियस है। तो बॉटम की रेडियस R1 हो गई और टॉप की रेडियस R2 हो गई। और टोटल इसकी जो हाइट है वो मान लिया क्या है, h है। अच्छा, इसकी ये वाली ऊंचाई, इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई मान लिया क्या है, l है। तो जब इसका आयतन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h और ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब शंख के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। वक्रपृष्ठ का मतलब मैंने बताया था आपको, वक्रपृष्ठ ये हो गया जब इसको आप ढकोगे ऐसे, आप कपड़ा ले लो, इसको ऐसे 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 कपड़े से इसको क्या करो, ढक दो। तो ये वाला दिखाई दे रहा ना, इधर ये वाला दिखाई देगा। तो जब इतने को ढकोगे तो वक्रपृष्ठ हो जाएगा। और जब इसके साथ साथ इसको ढको और इसके साथ में इसको भी ढक दो तो उसको कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए ना। तो वक्रपृष्ठ निकालना होगा तो ये वाला R1 दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा। यल आप कैलकुलेट कर लोगे, यल क्या, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई कैसे निकालोगे, √h स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ से यल तुम्हारा निकल जाएगा, यल उठा के इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। इसमें h दिया रहेगा, R1 R2 दिया रहेगा। बहुत आसान होता है इसका सवाल, केवल सूत्र इसका बड़ा है। अब शंकु के छिन्न का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई ब्रैकेट के अंदर R। बस इसी में क्या करना है, ये वाली एरिया और ये वाली एरिया जोड़ देना है भाई। जब इसका निकालना रहेगा तो ये इसका एरिया, इतने का एरिया, इस पे जो आपने ऐसे थे क्या किया, लपेटा। एक पन्ना मुझे दो कोई, तो अभी बताता हूँ तुरंत। एक पन्ना दीजिए कोई। देखिए अभी देखो, ये मेरे पास एक पन्ना है, ये समझ लिए हमारा क्या है, ये हमारा छिन्नक है, गिलासा है, मान लो गिलासा है। और इस पर आप ऐसे लपेट दो। तो जब इस तरीके से लपेटोगे, ऐसे ऐसे लपेटोगे कपड़ा इस, तो ये तुम्हारा वक्रपृष्ठ बन गया, इतना जितना लपेटा है। और जब इसको पूरा लपेटने के साथ साथ इसको भी लपेट दो और इसको भी लपेट दो तो क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा तुम्हारा। तो वक्रपृष्ठ कितना, इतना होता है, ये वाला इतना होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे तो प्लस ये वाली एरिया और प्लस ये वाली एरिया, तो ये एरिया हो जाएगी पाई R1 स्क्वायर और एरिया हो जाएगी पाई R2 स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करना, वक्रपृष्ठ में ये दोनों एरिया और ऐड कर देना। समझ गए। यल की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, √h स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये चैप्टर क्लियर हो गया। इकाई 13 जो हमको पढ़ना है वो सांख्यिकी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सांख्यिकी पढ़ना है। और सांख्यिकी में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। एक तो पढ़ना है समांतर माध्य, उसको समांतर माध्य भी कहते हैं और उसको माध्य भी कहते हैं। आप कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है, नहीं कि एग्जाम में पूछ लिया कि माध्य निकालो, तब यही नहीं दिमाग कम कर रहा है कि समांतर माध्य निकाल दें कि मध्य का निकाल दें। समझ रहे ना। तो आप ये समझ लो, समांतर माध्य या माध्य जब भी कहेगा दोनों एक ही है। क्लियर। दूसरी चीज, अब जब निकालने के लिए आएगा समांतर माध्य तो दो आंकड़ों का पूछ सकता है। एक तो वर्गीकृत आंकड़ों का पूछेगा और एक अवर्गीकृत आंकड़ों का पूछेगा। अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब ये होता है जिसमें केवल चर राशियां दी हैं, जिसमें केवल क्या दिया हो, चर राशि। जैसे हमारे पास एक, मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ, 2 4 6 8 12 14, मैंने कह दिया इन आंकड़ों का समांतर माध्य निकालो, तो ये अवर्गीकृत में आएंगे। और जब इनका आंकड़ा निकालना होगा तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा x बटा n। इसका मतलब जितने भी टर्म होंगे उनको जोड़ लेना है और जितने भी टर्म होंगे उतने से क्या करना है, भाग कर देना। जैसे इसका निकालना हुआ तो इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और जितनी संख्या होगी उतने से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 से क्या करना, भाग कर देना। तो ये निकल जाएगा अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। क्वेश्चन में ऐसे पूछता है आपसे, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि मान लीजिए 2 है, 4 है, k है, 6 है, का समांतर माध्य दे दिया आपसे। क्या समांतर माध्य लिख देगा, का समांतर माध्य जो है 10 है, तो k का मान बताओ। तो सबसे पहले इसका समांतर माध्य निकालो और उसको 10 के क्या करो, बराबर कर दो। कैसे निकालोगे इस समांतर माध्य, सभी को जोड़ लो। तो 2 + 4 + k + 6 बटा 4 बराबर 10। बस इसी समीकरण को हल करोगे, आंसर मिल जाएगा। तो ये तो कहानी हो गई किसकी, अवर्गीकृत आंकड़ों का। जब हमें समांतर माध्य निकालना होगा तब क्या करेंगे, जितने भी पद होंगे उन सभी पदों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जितने पद होंगे उतने से उसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। समझ में आ गया बात। अब दूसरा आता है वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य।
क्या करना होता है? वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना। तो वर्गीकृत आंकड़ों में आपको जो है चर भी दिया रहेगा और बारंबारता भी दिया रहेगा। जैसे एक तरफ लिख देगा इधर चर, एक तरफ लिखेगा बारंबारता। तो बारंबारता को यफ से दिखाते हैं, चर को यक्स से दिखाते हैं। इधर लिखेगा 2, 4, 5 जो भी लिखना होगा उसको ऐसे लिख देगा। बारंबारता कुछ दिया रहेगा, 3 दे दिया, मान लो 6 दे दिया, 8 दे दिया। अब इसका समांतर माध्य तुम्हें निकालना रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो निकालना होता है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स का दोनों का गुणा कर देना है। तो इसका आप गुणा करोगे तो 6, 18 और ये हो जाएगा 40। और उसके बाद क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब इधर लगा दे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब सभी को जोड़ना। इस पूरे को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद यहाँ से निकालेंगे सिग्मा एफ। तो इसको भी पूरे को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो इतना आएगा उतने में इतने से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं और हमारा निकल जाता है वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। अब क्या होता है, क्वेश्चन में जो आता है वो मिसिंग डेटा वाला आता है कि एक इसमें से कोई बारंबारता नहीं दिया रहेगा। मान लो इसका बारंबारता पी है, आपसे कहेगा समांतर माध्य दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 20 है, 25 है, कुछ भी है, तो आप पी का मान निकालो। तो सबसे पहला वही काम, समांतर माध्य निकालेंगे, उसको लास्ट में 20 के बराबर कर देंगे, समीकरण बनेगा, हल करेंगे, ए का, पी का, एक्स का, जिसका भी मान पूछेगा वो हमारा निकल जाएगा। अब देखो अगर डेटा बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा डेटा हो गया, आपसे वर्ग अंतराल दे दिया, आप क्या दे दिया, वर्ग अंतराल दे दिया। एक्चुअली में वर्ग अंतराल जो तुम्हारा चर है, लेकिन अब इसमें इंटरवल दे देगा। मान लो दे दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इसमें क्या करते थे, पहले यही चर है तुम्हारा, लेकिन इसके लिए पहले क्या निकालोगे, माध्यमान निकालोगे। क्या निकालोगे, माध्यमान। माध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करो, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करते चले जाओ, माध्यमान यक्स मिल जाएगा और फिर इधर तुम्हारा यफ हो जाएगा। लेकिन जब बहुत बड़ा हो जाता है ये सवाल, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हम एक अलग विधि पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लघुत्तर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तर विधि कहते हैं। और लघुत्तर विधि का जो फार्मूला होता है वो तुम्हारा ये होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक फार्मूला इसका ये भी होता है, ये भी दोनों एक ही सूत्र है। इससे क्या होता है, और भी छोटा हो जाता है, लेकिन बहुत छोटा करने लगेंगे तो हम सवाल ही गलत कर देंगे। हम कॉमन इंटरवल ही नहीं ले पाएंगे कि 10 कॉमन इंटरवल लें, 20 कॉमन इंटरवल लें। वैसे पढ़ाने को तो सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन ये समय याद कितना, ये महत्वपूर्ण है ना, कुछ याद ही नहीं, क्या किया जाए। तो इसीलिए कम समय में अच्छा काम करना है, चाहे इस पर लगाओ चाहे इस पर लगाओ। सबसे पहले आपको ए निकालना होगा। ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। क्या होता है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब अपनी कल्पना से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने निकाला था, इधर मैं लिख के समझा रहा हूँ आपको। जैसे इधर वर्ग अंतराल कुछ दिया रहा होगा, माध्यमान है ना, ये वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे कई सारे दिए होंगे, बहुत सारे डेटा होंगे। इधर निकालते हैं माध्यमान। माध्यमान का मतलब इनका आधा, तो ये हो गया 15, ये हो गया 25, ये हो गया 35, है ना। इसी तरीके से हमारा बनता चला जाएगा। अब ए कौन सी वैल्यू होती है, वो ए जो होता है जो बीच में पड़ता है उसी क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ए हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी हम कैसे निकालेंगे, डी निकालने का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो इधर बनाएंगे एक्स माइनस ए वाला कॉलम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब इसका मतलब क्या होता है, ये एक्स है, 15 एक्स है, एक्स में से ए को घटाते जाओ, 15 में से कितना घटाओगे, 25, है ना। फिर 25 में से कितना घटाओगे, 25, फिर 35 में से कितना घटाओगे, 25। इस तरीके से तुम्हारा क्या निकल जाता है, क्या निकलेगा, डी निकल जाएगा। और जो तुम्हें डी मिल गया तो आप एफ डी निकाल लो। एफ दिए रहेगा, बारंबारता तो दिया रहेगा ना कि इतना इतना इतना, फिर उसका बारंबारता का और डी का गुणा कर दो, दोनों को जोड़ लो, इसी फार्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से समांतर माध्य निकाल लेंगे। और सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना। माध्यक कहो या इसको मध्यिका भी कहते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कहे वो दोनों एक ही है। तो जब हमें माध्यक निकालना होगा, किसका निकालने के लिए आएगा भाई, देखो इसमें भी वर्गीकृत और अवर्गीकृत होता है। तो अवर्गीकृत आपको नहीं पढ़ना, आपके जो सिलेबस में है वो केवल वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए आएगा। समांतर माध्य पढ़ा दी, माध्यक निकालने के लिए आएगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है माध्यक निकालने का, L1 और यहाँ L2 माइनस L1 अपॉन एफ और ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस एफ। अब ये सारी चीज़ें L1 L2 एफ, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, n/2 है क्या,
इसको जानना जरूरी है। तो L1 क्या है, ये मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। पहले आपको मध्यिका वर्ग निकालना होगा। क्या निकालना होगा, माध्यिका वर्ग निकालना होगा। एक सवाल इस पे बता रहे हैं, 2 मिनट लगेगा हमको, अभी आपको हम समझा दे रहे हैं। जैसे हमारे पास जो है एक प्रश्न दिया रहेगा, आपको ऐसे सारणी बना के दे देगा, ऐसे ऐसे सारणी बना के आपको दे देगा, है ना। अब इस सारणी में जो दिया रहेगा भाई, है ना, देखिए एक सारणी मेरे पास है, यहाँ पर सारणी बना दे रहा हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना, और 30 से 40, और इसी तरीके से 40 से 50। ये हमारे पास सारणी दी हुई है। सपोज कर लो समझने के लिए, एक ही सवाल में पूरा काम हो जाएगा। अब इसका देखो, जो बारंबारता दिया होगा, ये तुम्हारा क्या है, वर्ग अंतराल हो गया। इधर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, फिर इधर लिखा रहेगा विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता लिखा रहेगा। बारंबारता लिख दे रहा हूँ, कितना बारंबारता है, 5 है, 15 है, उसके बाद इसका बारंबारता कितना है, 30 है, और फिर 8 है, और फिर इसकी बारंबारता कितनी है, 2 है, और कह दिया इसकी मध्यिका निकालो। तो जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा। इसके लिए सिंपल है भाई साहब, एक तरफ ऐसे आप सारणी बनाइएगा, इधर लिखिएगा वर्ग अंतराल, है ना, इधर समझ लेना वर्ग अंतराल, इसमें क्या लिखा है, बारम, और इधर बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता। इसमें क्या बनाना पड़ता है, संचयी बारंबारता। आप समझ जाओगे क्या लिखा है, संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, है ना, और 40 से 50। यही हमारा दिया हुआ था, बहुत सिंपल है, 1 मिनट में देखिएगा। और बारंबारता 5, 15, 30, 8 और 2। सबसे पहले इसको क्या करना है, जैसे वैसे लिख दो भाई, फिर इसको इसमें जोड़ दो, 20 हो जाएगा, 20 में इसको जोड़ दो, 50, 50 में इसको जोड़ दो, 58, 58 में इसको जोड़ दो, 60 आ गया। तो यहाँ पर लिखोगे बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का, समझ गए क्या लिखा है, बारंबारताओं का कितना आ जाएगा भाई, 60। तो बारंबारताओं का योग किससे दिखाते हैं, यन से। किससे दिखाते हैं, यन से। तो जब बारंबारताओं का योग आ जाए तुम्हारा, तो उसके बाद क्या निकालोगे, n/2 निकालोगे। क्या निकालोगे, तो यहाँ लिखूंगा, ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ n/2 कितना हो जाएगा, 60/2 बराबर कितना आ जाएगा, 30वां पद, है ना, 30वां पद। तो 30वां पद आप ढूंढो, 30वां पद इसी में ढूंढना। तो 30 किसके बीच में पड़ेगा, 20 और 50 के बीच में 30 हमारा पड़ेगा। तो इसमें जो बड़ी होगी उसको लेते हैं। तो 20 बड़ा है 30, नहीं 20 बड़ा है या 50, तो इसमें बड़ा है 50, तो इसी 50 को हम ले लेंगे। तो 50 हमारा क्या हो जाएगा, मध्यिका वर्ग हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता, है ना। 50 संचयी जो बारंबारता है वो किस में आ रहा है, 20 और 30 के वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रहा है। तो मध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा, 20 और 30। तो यहाँ लिखूंगा, जो कि यहाँ लिखोगे 30वां पद, जो कि संचयी बारंबारता 50 के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखोगे, जो कि संचयी बारंबारता 50 के अंतर्गत आ रहा है। अतः मध्यिका वर्ग कितनी हो जाएगी, 20 और 30 हो जाएगी। तो मध्यिका वर्ग 20 और 30 मिल गया। तो इसका मतलब ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट। तो L1 मिल गया तुम्हें 20, L2 मिल गया तुम्हें 30, और n/2 तुम्हें मिला है। अब तुम्हें चाहिए क्या, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ। तो स्मॉल एफ क्या होता है भाई, स्मॉल एफ देखिए क्या है, मध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो मध्यिका वर्ग कौन सा है, यह तो मध्यिका वर्ग है ना, यही तो मध्यिका वर्ग है। तो मध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है, 30। मध्यिका वर्ग यही था भाई, देखो यही तो है, इसी लाइन में तो पढ़ा था पूरा। तो मध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 30। तो स्मॉल एफ कितना हो गया, 30। और कैपिटल एफ क्या होता है, मध्यिका वर्ग के ऊपर वाला, ये संचयी बारंबारता का। तो ये हो गया तुम्हारा कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ कितना आ गया, 20। बस इसी सूत्र पे क्या करना है, सभी को रख देना है, और आंसर को क्या करना, सॉल्व करने है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यही आएगा, समझ गए ना। तो मध्यिका खत्म हो गया, समांतर माध्य खत्म हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं बहुलक पे। बहुलक से एक क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी बना हुआ है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसमें जो है बहुलक में वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों का पढ़ना है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो आएगा वो वर्गीकृत आंकड़ों का ही आएगा। और इस बार इसके आने की चांस ज़्यादा है, क्योंकि अगली बार जो है ये नहीं आया था, तो हो सकता है इस बार ये पूछा जाए, समझ रहे ब्रो। तो यहाँ पर देखिए, जब हमें वर्गीकृत आंकड़ों का, अब देखो अवर्गीकृत वाला तो बहुत आसान होता है। कैसे, अरे जो यार ज़्यादा बार दिया हुआ है, बहुलक हो गया और का। जैसे हम लिख दिए 4, 3, 4, 5, 4,
6 4 7 4। अब कौन संख्या खूब बार बार? 4 खूब अधिक बार बार, तो 4 का हो गया बहुलक हो गया। और का तो ये कहूँ थोड़ा सा दी कक्षा 8 वाला तुम्हें उठा दी, मैंने वो जाना था तो पढ़ा लिखा एकदम बहुत बड़ा होशियार आदमी, तो ये थोड़ो ना दी। इधर देखो, तो आई कौन? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक आएगा निकालने के लिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा बहुलक निकालने का? यल प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 अपॉन इन माइनस F2 और पूरे का गुणा करेगा कैसे? एच से। एच का हो वर्ग अंतराल हो, और आपको वर्ग अंतराल का माप जो समान मानना पड़ेगा, समझ गए ना। देखिए यल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। यल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। एच क्या है? बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल की माप है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग, तुम्हें सबसे पहले ढूंढना होगा बहुलक वर्ग। क्या ढूंढना होगा? बहुलक वर्ग। तो बहुत आसानी क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ये जो ऊपर दिया होता है, ये जो ऊपर दिया होगा कहीं कहीं बारंबारता भी लिखा होगा, 1 से 3, 3 से 5, 5 से ऐसे है ना। तो इसी में तो वर्ग अंतराल है। अंतराल का मतलब कितने कितने का अंतर है, और जो परिवारों की संख्या एक्चुअली में बारंबारता है, और ये तुम्हारा क्या रहेगा? वर्ग अंतराल। तो पहले आपको बारंबारता में ढूंढो सबसे ज्यादा बार कौन है? 8। 8 तो सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। और 8 के सम्मुख कौन सा वर्ग अंतराल पड़ रहा है? 3 5 पड़ रहा है ना, यही तो पड़ रहा है। सबसे बड़ी ढूंढ लेना कौन सा है? 8। इसमें ढूंढ लोगे ना सबसे बड़ी क्या? बारंबारता में ढूंढो सबसे बड़ी है कौन सी? तो सबसे बड़ी 8 है। उसके सामने कौन सा पड़ा? 3 5। कहते नहीं हमसे 3 5 ना करो, तो इसमें 3 5 है। तो 3 5 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसमें देखो सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी ये है, इसके सामने ये, तो बहुलक वर्ग हो गया 3 5। बहुलक वर्ग क्या हो गया? 3 5। तो इसमें देखो यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना है? तो यल बराबर हो गया 3। अब क्या चाहिए? F1 चाहिए। तो F1 देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यही तो है। तो इसकी बारंबारता कितनी है? 8। इसकी बारंबारता कितनी है? तो F1 कितना हो गया? 8। अच्छा F0 क्या? बहुलक वर्ग की ठीक बारंबारता, तो ये करे ठीक बारंबारता कितना है भाई? 7। तो F0 क्या हो जाएगा? 7। और F2 क्या हो जाएगा? ठीक बाद, तो 8 के बाद क्या है? 2। अब H क्या है? H अंतराल है यार। देखो कितने कितने का अंतर है, सब में 2 2 का अंतर है। तो H का मान 2 हो गया। सारी वैल्यू उठा के इसमें रख देना, सॉल्व कर देना, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो अब इसके बाद जो है लेसन 15 जो है वो प्रायिकता है। आपके सिलेबस में है नहीं, एक्चुअली में आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। जितना है उतना मैंने आपको करवा दिया रिवीजन। अब हम लोग जो है अनसॉल्व कल से सॉल्व करेंगे, ठीक है।